गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th होम साइंस का जो यूनिट 4 है उसका आज पूरा जो कवर है, जो सिलेबस है वो पूरा कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th की यूनिट 4 भोजन तथा पोषण विज्ञान। तो आज हम लोग इस यूनिट को पूरी तरीके से इस क्लास में समझ लेंगे, और जिससे अगर आपके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन हैं जो अगर आएंगे एक यूनिट में 3 चैप्टर हैं, तो अगर इन तीनों चैप्टर से आएंगे तो इसी से आएंगे और बाहर कहीं नहीं जाएंगे। तो पूरी यूनिट को हम लोग आज बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि क्या होता है और किसमें कौन से लेसन में क्या बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई। ये इस यूनिट का एक चैप्टर नंबर 1 है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई। तो पहले देख लेते हैं कि रसोई घर होता क्या है। जो रसोई घर है वो क्या होता है। तो घर का वह क्षेत्र रसोई घर कहलाता है जो भोजन संबंधी क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। रसोई घर क्या होता है? घर का वह क्षेत्र रसोई घर कहलाता है जो भोजन संबंधी क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्षेत्र जिसको भोजन संबंधी क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा, घर का जो वो क्षेत्र होगा घर का, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? रसोई घर कहलाता है। तो रसोई घर की स्थिति कैसी होनी चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो जो रसोई घर है वो कहाँ पे होना चाहिए? भोजन कक्ष, शयन कक्ष के निकट होना चाहिए और भंडार कक्ष के निकट होना चाहिए। जो हमारे रसोई घर की स्थिति है वो कहाँ पर होगी? तो हमारा जो रसोई घर है वो जो हमारा भोजन कक्ष है जहाँ पे हम भोजन करेंगे, और शयन कक्ष मतलब जो बेडरूम्स होते हैं उसके साथ ही भंडार गृह, जो भंडार गृह होता है जहाँ पे सारा हम लोग अपना अनाज रखते हैं, जो कच्ची सामग्री होती, खाद्य सामग्री वो रखी जाती है, तो उन सब के निकट होना चाहिए। और किससे दूर होना चाहिए? तो शौचालय से कुछ दूर होना चाहिए। किससे दूर होना चाहिए? शौचालय से दूर होना चाहिए, और भोजन कक्ष, शयन कक्ष तथा भंडार कक्ष के निकट होना चाहिए। तो ये रसोई घर की आपकी स्थिति होनी चाहिए। रसोई घर की व्यवस्था के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? अगर आपके घर में रसोई घर है तो उस रसोई घर में कौन कौन से केंद्र होते हैं? तो क्या होना चाहिए रसोई घर में? प्रमुख केंद्रों के अंतर्गत तैयारी का केंद्र होना चाहिए। ऐसा केंद्र जहाँ पे पहले भोजन बनने से पहले हम भोजन बनाने की तैयारी करते हैं। दूसरा, भोजन पकाने का केंद्र होना चाहिए। तो भोजन पकाने का केंद्र दूसरा होना चाहिए, जहाँ पर जो भोजन तैयार किया है, कच्ची खाद्य सामग्री हम लोगों ने तैयार की है पकाने के लिए, उसको पकाएंगे उस स्थान पे। बर्तन साफ करने का केंद्र, भोजन पक जाएगा और सब लोगों को सर्व हो जाएगा, उसके बाद जो बर्तन साफ करने का केंद्र है वो थोड़ा सा भोजन पकाने के केंद्र से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। भंडार केंद्र, और वहीं पे क्या होना चाहिए? परोसने का केंद्र होना चाहिए। उसके बाद बर्तन साफ करने का केंद्र हो गया भंडार केंद्र, मतलब जो भी आपकी कच्ची खाद्य सामग्री है थोड़ी बहुत, वो कहाँ रखी जाएगी? भंडार केंद्र में रखी जाएगी। तो ये सब आसपास ही होने चाहिए ताकि आपको जो रसोई घर है उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब हम लोग रसोई घर के प्रकार देख लेते हैं। ये भी पूछा जाता है कि रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब रसोई घर के प्रकार देख लेते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं। तो रसोई घर शैली के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भारतीय रसोई घर, दूसरा होता है पाश्चात्य शैली के रसोई घर। तो भारतीय रसोई घर कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे रसोई घर जिनमें नीचे बैठ के खाना बनाया जाता है, मतलब ऐसे रसोई घर भारतीय शैली का मतलब होता है जो पहले ज़माने में जो जिस तरीके से जब महिलाएं क्या होती थी, चूल्हा होता था और उस चूल्हे में क्या है, नीचे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के खाना पकाया जाता था, और जो भी सामान, जो पका हुआ भोजन है वो भी ज़मीन पे रखा जाता था। बर्तनों में, ऐसा नहीं नीचे ही नहीं डाल दिया जाता था, बर्तन में रखा जाता था। तो जो पका हुआ भोजन जिस भी बर्तन में पका रहे हैं वो बर्तन कहाँ रखा जाएगा? नीचे ज़मीन में, जहाँ पे बैठे हैं चूल्हे के आसपास वाले स्थान पे रख दिया जाता था। तो ऐसे रसोई घर क्या कहलाते हैं? भारतीय शैली के रसोई घर कहलाते हैं, जहाँ पर जो भोजन पकाने की व्यवस्था रखने की होती है वो सब ज़मीन पे नीचे बैठकर भोजन पकाया जाता है और उसी के आसपास के क्षेत्र में भोजन रखा जाता है। तो ऐसे रसोई घर भारतीय शैली के रसोई घर कहलाते हैं। आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, गाँव में अब भी ये वाला प्रचलन है कि महिलाएँ क्या है, ज़मीन में बैठ के और जो चूल्हा होता है, मिट्टी का चूल्हा, उसमें खाना बनाती हैं। तो ये हो गया भारतीय शैली के। दूसरा हो गया पाश्चात्य शैली के रसोई घर। पाश्चात्य शैली के रसोई घर वो होते हैं जिसमें भोजन खड़े होके पकाया जाता है, और खड़े होके कहाँ पकाया जाएगा? एक जो भोजन पकाने का एक स्लैब होता है, किचन होता है, उसमें स्लैब होता है, उस पर गैस चूल्हा रखा जाएगा आपका उस पर, और नीचे क्या है, हम लोग बैठेंगे नहीं, वहाँ पर खड़े होके भोजन पकाएंगे। जितना भी भोजन होगा वो ज़मीन में नहीं रखा जाएगा। जो भी आपका किचन है और जो भी उसमें जो स्लैब बने हुए हैं उन पर भोजन पकने के बाद रखा जाता है। तो ऐसा रसोई घर पाश्चात्य शैली का रसोई घर कहलाता है। अब समझ आ गया ना कि भारतीय शैली के रसोई घर और पाश्चात्य शैली के रसोई घर में क्या अंतर है। ये हो गया।
अब समझते हैं कि आकार एवं कार्य केंद्रों के आधार पर रसोई घर। तो आकार एवं कार्य केंद्रों के आधार पर रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं? मेन 8 प्रकार के आपके रसोई घर होते हैं, लेकिन इसमें से सारे पूछे नहीं जाते। जान लीजिए, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो आपको 8 के नाम लिखने हैं, लेकिन जो रसोई घर अंतर्गत जिसके आता है लिखने के लिए, तो वो 2 से 3 ही रसोई घर ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। तो वो रसोई घर कौन कौन से 8 प्रकार के देख लेते हैं। पहला है एक दीवार वाला रसोई घर, मतलब ऐसा रसोई घर जिसमें एक दीवार है, उसमें एक ही पत्थर है, सामने एक स्लैब बना हुआ है, उसी में हम क्या करेंगे, एक ही स्लैब में भोजन पका रहे हैं, उसी में रख रहे हैं, उसी में जो परोसने की व्यवस्था है उसी में है, और भोजन की तैयारी का केंद्र भी वही है। तो वो क्या होगा, एक दीवार का रसोई घर होता है। 2 दीवार वाला रसोई घर, ऐसा रसोई घर जिसमें 2 दीवारें होंगी, मतलब ऐसे 2 दीवार हैं, जैसे कि मान ले एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, तो 2 दीवार हो गया। या फिर ऐसे मान लीजिए एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार हो गई, तो 2 दीवार वाला रसोई घर हो गया ना। और जो एक दीवार वाला रसोई घर है, ये वाला रसोई घर है, मान लीजिए ये हमारा इस पे स्लैब बना हुआ है, पत्थर बना हुआ है, इसी पे हम खाना पका रहे हैं, इसी पे हम भोजन की तैयारी कर रहे हैं, इसी पे बर्तन धुले जा रहे हैं, और इसी पे क्या हो रहा है, भोजन परोसा जा रहा है। तो एक दीवार वाला रसोई घर ये हो गया। 2 दीवार वाला, एक दीवार ये हो गई, एक स्लैब इधर है, एक स्लैब इधर है, तो ये 2 दीवार वाला रसोई घर हो गया। ठीक है, यू आकार का रसोई घर कौन सा होता है, इसको भी जान लेते हैं। यू आकार का रसोई घर किसको बोला जाता है? तो यू आकार का रसोई घर कौन सा होगा, जिसमें 3 दीवारें होती हैं। 3 दीवार वाला रसोई घर कौन सा होता है? यू आकार का रसोई घर होता है। तो एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, तो ये यू बन रहा है। एक आपके भोजन तैयारी का केंद्र हो गया, एक आपके भोजन परोसने का केंद्र हो गया, बनाने का केंद्र होगा, और एक आपका बर्तन धोने का केंद्र हो गया, सामान रखने का केंद्र। 3 केंद्र होते हैं, तो ये वाला रसोई घर कौन सा होता है? यू आकार का रसोई घर माना जाता है। एल आकार का रसोई घर कौन सा होता है? एल वाला भी जान लेते हैं। ऐसा रसोई घर जिसमें क्या होंगी, 2 दीवारें होती हैं, लेकिन वो दीवारें आमने सामने ना होकर इस तरीके से कुछ होती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भोजन तैयारी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे भोजन पक रहा है, और यहीं पे क्या हो रहा है, तो पकने के बाद भोजन इधर रख दिया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे सिंक लगा हुआ है, यहाँ पे बर्तन धुल दिए जा रहे हैं। तो ये वाला आपका एल रसोई घर हो गया। आप समझ आ गया ना कि रसोई घर के प्रकार। द्वीप रसोई घर और द्वीप रसोई घर होता है, और प्रायद्वीप रसोई घर होता है। तारक योजना रसोई घर होता है। तो द्वीप रसोई घर वो होता है जो कुछ लोग होते हैं जो विकलांग होते हैं, उन लोगों के लिए क्या होता है, द्वीप रसोई घर होता है। वो लोग एक खंभा जो होता है पिलर तरीके का, उसी में सारा रसोई घर सेट होता है, और वो लोग क्या करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, मशीन लगी होती है, उसी से वो क्या करते हैं, अपना जो व्हील चेयर होता है उसी के पास जाएंगे और उसको राउंड राउंड घुमा देते हैं, तो उनकी जो भी भोजन की सामग्री होती है सब उनको एक ही स्थान पर पर्याप्त मिल जाती है। तो ऐसा रसोई घर द्वीप रसोई घर कहलाता है। प्रायद्वीप भी इसी तरीके से होता है। तारक योजना ये पूछे नहीं जाते हैं, मेनतः पूछे जाते हैं कि 1 दीवार, 2 दीवार, यू और एल आकार के रसोई घर पूछे जाते हैं। कौन सा रसोई घर आदर्श होता है? तो एल आकार का रसोई घर आदर्श रसोई घर होता है। इतना समझ लीजिए। अब रसोई घर समझते हैं। आदर्श रसोई घर क्या होता है, किस प्रकार के रसोई घर को हम आदर्श रसोई घर कहेंगे, तो ऐसा रसोई घर कैसा होना चाहिए ये भी जान लेते हैं कि कैसा रसोई घर आदर्श रसोई घर कहलाता है। सभी रसोई घर तो आदर्श रसोई घर नहीं कहलाते हैं ना, तो ये भी जान लेते हैं। तो पहला क्या होना चाहिए, रसोई घर स्वच्छ सुव्यवस्थित एवं हवादार होना चाहिए। कौन सा, अगर आदर्श रसोई घर है तो वो स्वच्छ होना चाहिए, सुव्यवस्थित और हवादार होना चाहिए। दूसरा, रसोई घर में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे प्रकाश कर लीजिए, दोनों प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो रसोई घर है उसमें प्राकृतिक तरीके से भी हवा आ सके, और साथ ही उसमें प्रकाश आ सके, और साथ ही उसमें कृत्रिम रूप से भी उसमें प्रकाश और हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, रसोई घर का आकार बड़ा व पर्याप्त होना चाहिए। आपका जो आदर्श रसोई घर वो तभी कहलाएगा जब उसका आकार पर्याप्त होगा और उसमें सभी जो भी केंद्र हैं वो आसानी से समाहित हो पाएंगे, तभी वो रसोई घर आदर्श रसोई घर कहलाता है। तो ये सारी आदर्श रसोई घर की व्यवस्था है। अब जान लेते हैं रसोई घर में प्रयोग होने वाले चूल्हे कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछा जाता है। मेनतः हैदराबादी चूल्हा जो आपका है ये बड़ा फेमस है, ये बहुत पूछ लिया जाता है कि हैदराबादी चूल्हा क्या होता है, किस प्रकार का होता है, और इसमें क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इसको भी देख लेते हैं कि हैदराबादी चूल्हा क्या होता है। तो
रसोई घर में प्रयोग होने वाले चूल्हे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है लकड़ी का चूल्हा। लकड़ी का चूल्हा किस प्रकार का होता है? तो लकड़ी का चूल्हा आप लोगों ने देखा होगा गाँव में, जो गाँव होता है उसमें जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसमें लकड़ियों के माध्यम से क्या होता है, भोजन पकाया जाता है। तो ऐसा चूल्हा लकड़ी का चूल्हा कहलाएगा और इसमें धुआं बहुत होता है, प्रदूषण बहुत होता है। तो ये चूल्हा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम नहीं माना जाता है। दूसरा है हैदराबादी चूल्हा। तो हैदराबादी भी जान लेते हैं क्या होता है। अंग्रेजी के हैदराबादी चूल्हे का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के एल आकार के जैसा हैदराबादी चूल्हा होगा आपका, इस तरीके का हैदराबादी चूल्हा होता है, ठीक है। और ईंट व मिट्टी से बनी नाली के समान होता है। और ये जो होता है ये नाली टाइप की होती है। तो ये किससे बनी होती है? ईंट और मिट्टी की होती है। इसी में 2-3 चीज़ें एक साथ पक जाती हैं और इसी में एक स्थान ये है, एक स्थान ए है, ये एक स्थान है। एक बर्तन आपका यहाँ रख दिया गया है, एक बर्तन आपका यहाँ रख दिया गया, एक बर्तन यहाँ का यहाँ रख दिया गया, ठीक है। और यहाँ से जो है लकड़ियाँ डाली गई हैं, यहाँ से लकड़ियाँ डाली गई हैं बहुत सारी। तो जो लकड़ियों की जो कोयला होगा उसकी जो आँच है वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक आती है और उन लकड़ियों का धुआं यहाँ से होते हुए यहाँ बाहर निकल जाता है। तो ऐसा चूल्हा क्या कहलाता है? हैदराबादी चूल्हा कहलाता है। और ये जो चूल्हे की पाइप है ये काफ़ी लंबी होती है, ये ऊपर की तरफ काफ़ी लंबी होती हुए चली जाती है। तो इसलिए इस चूल्हे को हैदराबादी चूल्हा कहा जाता है। और इस चूल्हे में 2 से 3 वस्तुएं एक साथ पक जाती हैं और इसका जो धुआं है पाइप के माध्यम से, इस नली के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये चूल्हा आप लोगों को समझ में आ गया ना क्या होता है। और धुआं नहीं फैलता है। जब धुआं क्या होता है, लकड़ियों का जो धुआं है वो नली के माध्यम से ऊपर निकल जाएगा, तो फैलने का तो उसमें सवाल ही नहीं। ईंधन की बचत होती है क्योंकि एक बार के ईंधन से ही बहुत सारी जो खाद्य सामग्री हैं वो पक जाती है, इसलिए इसमें ईंधन की बचत होती है। तो ये रहा आपका हैदराबादी चूल्हा। आगे समझ आप लोगों को। अब हम लोग जानेंगे भारतीय व विदेशी शैली की रसोई घर की व्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो भारतीय शैली के रसोई घर किस प्रकार के होते हैं, विदेशी शैली के रसोई घर किस प्रकार के होते हैं। भारतीय जो शैली के रसोई घर हैं अभी थोड़ा सा हम लोगों ने जान लिया था और अंतर लिखना है इसमें आपको। तो भारतीय शैली के रसोई घर किस प्रकार के होते हैं। भारतीय शैली के रसोई घर में जो भी भोजन परोसने का केंद्र है, भोजन पकाने का केंद्र है और भोजन की तैयारी का केंद्र है, बर्तन धोने का केंद्र है, वो सब एक ही क्षेत्र में होता है और वो ज़मीन के आसपास वाले क्षेत्र में होता है। तो ऐसा क्षेत्र होगा रसोई घर का, वो रसोई घर कौन सा कहलाता है, वो भारतीय शैली के रसोई घर कहलाते हैं। और इसमें जो भोजन परोसने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था भी क्या होती है, वो ज़मीन की ही होती है। तो ऐसे रसोई घर भारतीय शैली के रसोई घर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतर तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पाश्चात्य शैली के जो रसोई घर हैं उनको विदेशी शैली के रसोई घर, आधुनिक शैली के रसोई घर भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। तो जो पाश्चात्य शैली के रसोई घर है वो कैसे होते, उस जो प्रॉपर किचन, आपने लोगों ने सुना है कि किचन वर्ड बड़ा ही फेमस है। किचन बोला जाता है कि अरे मेरे घर में तो किचन है, आपके घर में किचन है, अरे मेरे घर में किचन है, उसमें रैक्स हैं, उसमें टाइल्स लगी हुई, उसमें स्लैब्स बने हुए हैं। तो वो क्या होता है, यही पाश्चात्य शैली का रसोई घर है जिसमें रैक्स होंगी बहुत सारे, उसमें स्लैब्स होंगे और जो गैस का क्षेत्र होगा, जो आपका जो गैस चूल्हा रखा जाएगा वो पत्थर के ऊपर रखा जाता है। साथ ही जो भी आपके मसाले के डिब्बे हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपकी खाद्य सामग्री में बहुत आवश्यक है, तेल हो गया, चीनी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको जो रैक्स बनी होती हैं उसमें प्रॉपर तरीके से रखी होती हैं। और उसमें क्या होता है, कुछ बर्तन जो छोटे मोटे होते हैं जैसे कप हो गए, प्लेट्स हो गए, ग्लास, इनके भी रखने की उचित व्यवस्था होती है। भोजन पकाने का केंद्र उसमें अलग होता है, परोसने का अलग होता है, तैयारी का केंद्र अलग होता है, मिक्सर और ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो उसी में रहती हैं, रसोई घर में ही रहती हैं। कौन से रसोई घर में रहेंगी, पाश्चात्य वाले में। तो ऐसा रसोई घर क्या कहलाता है, ऐसा रसोई घर आधुनिक शैली का रसोई घर कहलाता है। अब हम लोग जान लेते हैं भोजन एवं पकाने एवं परोसने की विधियाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी जाती हैं कि भोजन पकाने एवं परोसने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो इनको भी जान लेते हैं। तो ये आपका दो चैप्टर हम लोगों ने एक चैप्टर कर लिया है ना। तो अब हम ये दूसरा चैप्टर है भोजन पकाने एवं परोसने की विधियाँ। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्य चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, आप भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसको देखते हैं कि भोजन पकाते समय कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं और बातें हैं। तो भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। मतलब जो भी भोजन आपका है तो वो भोजन कैसा होगा,
भोजन एक तो वो भोजन है ही नहीं, वो तो कच्ची खाद्य सामग्री जो आपके पास है वो क्या है, वो कच्ची खाद्य सामग्री है। उस खाद्य सामग्री को पका के हमें उसको क्या बनाना है, भोजन बनाना है। उसमें और सारी चीज़ें मिला के तब वो भोजन बनेगा। तो भोजन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो कच्ची खाद्य सामग्री है उसको स्वादिष्ट बनाया जाए, मतलब उसके स्वाद में इन्हेंसमेंट की जाए, उसका स्वाद क्या है, रुचिकर बनाया जाए, जिससे वो लोगों को पसंद है और लोग उसे अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक खा सकें। ठीक है। दूसरा होता है भोजन को सुपाच्य बनाना। दूसरा उद्देश्य क्या है, भोजन को सुपाच्य बनाना। जो भी कच्ची खाद्य सामग्री है अगर उसको हम खाएंगे तो वो आसानी से नहीं पचता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि अगर आप लोगों ने कच्चे चावल कभी खाए हैं, कभी खा के देखिए कच्चे चावल क्या होता है, वो इतनी आसानी से पकते हैं नहीं पचते हैं। तो उसी के स्थान पर जब हम लोग उस चावल को पका के खाते हैं वो कितना ही सुपाच्य, कितना मुलायम होता है और बहुत आसानी से उसको हम लोग खा भी सकते हैं और उतनी ही आसानी से वो पच जाता है। तो दूसरा उद्देश्य क्या होता है, भोजन को सुपाच्य बनाना, मतलब पाचन योगी बनाना। तीसरा है भोजन को आकर्षक बनाना। आकर्षक बनाना क्या है, कच्ची खाद्य सामग्री को जब पकाया जाता है तो उसका जो लुक होता है, एक तरीके से जो उसका जो भोजन पकने के बाद उसका जो टेक्सचर उभर के आता है वो कितना ही सुंदर लगता है। अगर उसमें बहुत सारी हम लोग इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, जैसे कि हरी धनिया डाल दी, तो वो देखने में कितना आकर्षक लगता है, रुचिकर लगता है। अगर आपको भूख नहीं लगी होगी, अगर आपके सामने बहुत ही अच्छा भोजन बहुत अच्छी तरीके से परोस के रख दिया जाए तो आप क्या बिना भूख के भी उसको खाएंगे। तो भोजन का पकाने का उद्देश्य एक ये होता है कि उसको आकर्षक बनाना। तीसरा होता है भोजन को कीटाणु रहित बनाना, मतलब जो भी कच्ची खाद्य सामग्री है उसमें ऐसे सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में, अगर उसको कच्चा खाएंगे तो हमारे शरीर में जाके हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी आंतों को क्षति पहुंचाएंगे। तो भोजन पकाने का एक उद्देश्य यह होता है कि जो उसमें सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया हैं उनको पकाने के माध्यम से वो नष्ट हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। साथ ही जो भोजन है वो स्वादिष्ट सुपाच्य हो जाता है और स्वच्छ भी होता है, क्योंकि उसको पकाने के लिए उसमें बहुत सारी प्रोसेस की जाएंगी, धुला जाएगा, छीला जाएगा, काटा जाएगा, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो वो भोजन कैसा हो जाएगा, कीटाणु रहित हो जाता है। आगे ना समझ। और भोजन में विविधता प्रदान करना। तो भोजन में विविधता क्या करेंगे, आपके पास मान लीजिए क्या है, लौकी है, तो आप लोग क्या करेंगे, लौकी की दाल भी बनाएंगे, लौकी के कोफ्ते भी बनाएंगे, लौकी की सब्जी भी बनाएंगे, लौकी के पराठे भी बना सकते हैं, तो लौकी की बर्फी भी बना सकते हैं। तो है तो लौकी, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, उससे इतनी सारी चीज़ें बना ली और वो सब जो चीज़ें हैं वो देखने में भी बहुत अलग है वो लौकी, लेकिन अगर उसको कच्चा देखेंगे तो वो लौकी हमेशा वैसी लौकी की लौकी रहेगी। लेकिन अगर उसको हम अलग अलग डिफरेंट डिशों में बांट देंगे तो वो लौकी ना लग के बहुत इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी रुचिकर लगेगी कि हम लोग क्या करेंगे, उसको देख के ही बहुत ज़्यादा खाने का मन करेगा, मुंह में पानी आने लगता है। कि अगर आप कोफ्ते देखेंगे तो लौकी के तो आपको क्या है, खाने का मन करेगा। तो ये होता है कि भोजन में विविधता लाना, कि एक तरीके का भोजन ना बना के डिफरेंट टाइप का भोजन बनाएंगे, जिससे जो खाने वाले हैं उनकी रुचि में भी वृद्धि होती है। संरक्षण, तीसरा है संरक्षण। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको पकाने के माध्यम से हम लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं, जैसे कि अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, जैम हो गया। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें कच्ची खाद्य सामग्री होती है जिनको पकाने के माध्यम से हम लंबे समय तक, कुछ महीनों तक संरक्षण करके रख सकते हैं। तो ये रहे आपके भोजन पकाने के उद्देश्य। आ गया ना समझ, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया। अब तो कोई डाउट नहीं कि समझ नहीं आया। अगर आएगा क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे, इतना पता है, इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग, उसमें कहने की क्या बात है। अब देखते हैं भोजन पकाते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो कीटाणु रहित भोजन, स्वच्छ भोजन। भोजन पकाने का उद्देश्य, ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती है कि जो भी भोजन पका रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। जिस बर्तन में भोजन पकाया जा रहा है वो बर्तन क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जिस स्थान पे भोजन पकाया जा रहा है वो स्थान स्वच्छ होना चाहिए और जिन बर्तनों का प्रयोग किया जा रहा है वो बर्तन स्वच्छ होने चाहिए। जो व्यक्ति भोजन बना रहा है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, उसके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, प्लस उसके जो नेल्स हैं वो भी बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। नेल्स हमेशा छोटे होने चाहिए और नेल्स में गंदगी नहीं होनी चाहिए। और उसका जो भोजन पकाने का तरीका है वो भी क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। और भोजन हमेशा ऐसे बर्तन में पकाया जाना चाहिए जिससे वो क्या हो, विषाक्त ना हो। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर पीतल के बर्तन में पका लिया जाता है तो विषाक्त हो जाते हैं। तो भोजन पकाने का तरीका भी साधारण होना चाहिए और जो भोजन पका रहा है व्यक्ति उसको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा भोजन किस बर्तन में बनाया जा सकता है। तो ये होता है भोजन पकाने के समय ध्यान रखने योग्य बात है। स्वादिष्ट, दूसरा है स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से युक्त। जो भी व्यक्ति भोजन पका रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि अगर हरी सब्जियां हैं तो अगर काट के धुल के बनाई जाएंगी तो उनमें
क्या पोषक तत्वों का नुकसान होगा, और अगर धुल के काट के उसके बाद बनाई जाएंगी तो उसमें क्या पोषक तत्वों की वृद्धि होगी, साथ ही भोजन किस प्रकार के स्वादिष्ट हो सकता है। और अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो खाने में क्या करते हैं, सोडे का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है आपके पोषक तत्व विटामिन बी नष्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है, जानकारी होनी चाहिए जो भोजन पका रहा है। तो ये सारी चीज़ें भोजन पकाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप अपने मन से भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है। तो ये तो सारी किताबें बातें हैं मतलब, ठीक है। आप समझते हैं पाक क्रिया का पौष्टिक तत्वों पर प्रभाव, कि पाक क्रिया का पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भोजन पकाया जाएगा तो एक टाइम होता है भोजन पकाने का, होता है ना, कि लिमिट से ज़्यादा अगर भोजन पका दिया जाता है तो उसका स्वाद भी ख़राब हो जाता है और उसका जो टेक्सचर है वो भी ख़राब हो जाता है, देखने में वो रुचिकर नहीं लगता है। तो पाक क्रिया का पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जान लेते हैं। पहले ये जानते हैं पौष्टिक तत्व कितने होते हैं। तो भोजन में कितने पौष्टिक तत्व होते हैं, 6 होते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, विटामिन, खनिज, लवण। कितने हो गए, 6 हो गए ना 6। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को जब पकाया जाएगा तो वो क्या होगा, मेनतः कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, कच्चे अनाजों में होता है, ठीक है। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो जब कच्चे अनाजों को खाया जाता है तो वो सुपाच्य नहीं होते। अभी हम लोग ऊपर जान चुके हैं। जब कार्बोहाइड्रेट जो वो कच्चे खाद्य सामग्री हैं उनको पका लिया जाता है तो वो पाचन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हो जाते हैं। कौन से भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ। दूसरा है वसा को अधिक ताप पर अधिक देर तक गर्म करने से क्या होता है, उसमें एक्रोलीन नामक एक जो पदार्थ है वो बनता है और वो पदार्थ हमारे गले में जाके जलन उत्पन्न कर देता है। तो वसा को अधिक देर तक पकाने का ये दुष्प्रभाव है। तीसरा है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को सुपाच्य पका के खाया जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं, सुपाच्य हो जाते हैं और उनकी जो पाचन क्रिया है वो जल्दी कार्य करने योग्य हो जाती है। चौथा है विटामिन कौन कौन सी होती हैं। तो भोजन जब पकाया जाता है तो उसमें एक होते हैं बी और सी किस में होती है, जल में घुलनशील होती है। ए, डी, ई के किस में होती हैं, वसा में घुलनशील होती है। तो अगर भोजन पकाया जा रहा है और ऐसे उसमें भोज्य पदार्थ को पकाया जा रहा है जिसमें विटामिन बी, सी है, तो अगर उसको खुला पकाया जा रहा है और उसको जल में बार बार धुल के पकाया जा रहा है तो उसका जो विटामिन बी और सी है वो नष्ट हो जाता है, वो आपके शरीर को नहीं मिलता है। साथ ही विटामिन ए, डी, ई के ये किसके साथ मिलकर हमारे शरीर को अच्छा प्रभाव देगा। तो विटामिन ए, डी, ई के हमेशा वसा के साथ मिलके हमारे शरीर में क्या अवशोषित होगा। अगर वसा नहीं जा रही है तो विटामिन ए, डी हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होगा। खनिज लवण का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोई भी चीज़ है अगर आवश्यकता से अधिक पका दी जाएगी तो वो नष्ट ही हो जाएगी, इतना समझ लीजिए। अब समझते हैं भोजन परोसने की विधियाँ। भोजन परोसने की शैलियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो भोजन परोसने की शैलियाँ 3 होती हैं। एक होती है देसी या भारतीय शैली, दूसरी होती है पाश्चात्य शैली, तीसरी होती है बुफे सुना है ना आप लोगों ने, बफर सिस्टम जो सुना है वही बुफे है। हाँ, तो देसी शैली कौन सी, पहले ये जान लेते हैं। देसी शैली किसको कहते हैं। तो देसी शैली में जब आप लोग पहले जानते होंगे गाँव में कभी शादी वादी में गए होंगे, पार्टी वार्टी में गए तो होंगे ही। जब गए होंगे तो आप लोगों को मेज़ होती है ना, सीटें जो मेज़ होती हैं वो डाल दी जाती थी और उस पर जो है लाइन से सब लोगों को बैठा दिया जाता था और फिर 2-3 व्यक्ति लगे होते थे, कोई चावल दे रहा है, उन लाइन से बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनको पहले खाने के लिए पत्तल दिया जाता है, एक गिलास दिया। उसके बाद सारे पत्तलों में एक व्यक्ति आएगा, सब्जी दे के जाएगा, दूसरा आएगा चावल दे के जाएगा, तीसरा आएगा रोटी दे के जाएगा। तो ये होता है देसी शैली। उसमें बैठ के भोजन खाया जाता है, किस पे, मेज़ों पे खाया जाता है या फिर ज़मीन पे। तो ये ज़मीन पे ज़्यादातर देसी शैली में भोजन बैठ के खाया जाता है और सभी लोग इकट्ठा बैठ के खाते हैं, ये भी होता है। तो ये होता है देसी शैली। पाश्चात्य शैली में क्या होता है, भोजन जो पाश्चात्य शैली में होता है, जो भी भोजन है, अगर शादी वादी में गए होंगे तो भोजन क्या है, बना के बहुत सारा भोजन बना के मेज़ों पे सजा के रख दिया जाता है और वहाँ पे जो गेस्ट होते हैं, जो लोग आए हुए होते हैं, वो स्वयं जाके अपने हाथ से अपनी प्लेट में भोजन निकालेंगे और खाएंगे। ये होता है पाश्चात्य शैली, इसको बोला जाता है। बुफे क्या होता है, बुफे में जो बहुत सारा भोजन है वो भोजन बना के लगा दिया जाता है। साथ ही जो वो होते हैं, जो भोजन जहाँ जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे एक एक वेटर होता है, वो जो भी व्यक्ति आता है उसको भोजन निकाल के देता है। तो ये होता है बुफे शैली। पाश्चात्य शैली में भोजन मेज़ पे रख दिया जाएगा, जो व्यक्ति जिसको भोजन खाना है वो जाएगा स्वयं अपनी प्लेट में निकालेगा और खाएगा। तो ये होता है बुफे और पाश्चात्य शैली में अंतर। समझ लिया ना, बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आप समझते हैं भोजन पकाने की विधियाँ। तो भोजन पकाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनको भी जान लेते हैं।
पहली है जल के माध्यम से पकाना। तो जल के माध्यम से पकाया जाएगा मतलब उसमें जल का प्रयोग होगा। जल का माध्यम, जल समझते हैं ना पानी, तो ऐसा भोजन जिसको पकाने में पानी का प्रयोग होता है। तो वो कौन सी विधि? उबालना। अगर भोजन को उबालना है, दाल बनानी, चावल बनाना है, तो क्या होगा? उबालना प्रोसेस के अंतर्गत उसमें पानी पड़ेगा। दूसरा होता है मंद आंच पे पकाना, मतलब जो पानी है उसको उबाला, खौलाया, बिल्कुल खौलाया नहीं जाएगा, उसमें बुलबुले निकलने लगे, उसको एकदम सिमरिंग मतलब धीमी आंच पे गैस पे रख के धीमा धीमा पकाया जाएगा। पानी में ही पकेगा भोजन, लेकिन वो धीमी आंच पे पकेगा। उबालने में जो आंच होगी आपकी, जो गैस की फ्लेम होगी वो तीव्र होगी, तेज होगी, ये समझ लीजिए। दूसरा है वाष्प के माध्यम से पकाना। वाष्प समझते हैं ना, भाप, भाप के माध्यम से पकाया जाए। तो जब भोजन प्रेशर कुकर में जो पकेगा, जब दाल चावल हम लोग भगोने और पतीली में ना बना के प्रेशर कुकर में बनाते हैं, तो वो होता है कि वाष्प के माध्यम से पकना। उसमें जो भी वाष्प भाप बनेगी वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो उसी के अंदर रहती है और उसी वाष्प भाप की गर्मी के माध्यम से, ताप के माध्यम से जो भोजन है वो पक जाता है। और वो कैसा बनता है? सुपाच्य और बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि उसका कोई भी पौष्टिक तो बाहर नहीं निकल पाता है। जो विटामिन से हैं वो वाष्प के साथ बाहर उड़ने नहीं पाते हैं। अब तीसरा हो गया चिकनाई के माध्यम से पकाना। चिकनाई के माध्यम से 3 प्रकार से पकाया जाता है, इतना जान लीजिए। एक होता है उथली विधि, दूसरा होता है गहरी तलने की विधि, तीसरा होता है तलने की शुष्क विधि। उथली विधि क्या है? जब हम लोग तेल का उसमें प्रयोग किया जाएगा। चिकनाई में प्रयोग किसका होता है? तेल का। तो उथली विधि वो है जिसमें पराठे पकाए जाते हैं। पराठे जब पकाया कभी ना, तो अरे सब लोगों ने पकाए हैं पराठे और खाए भी हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो उथली विधि में क्या होगा? पराठों को पकाया जाएगा। पराठे कैसे? एकदम कम तेल लगाया जाता है। जो हमारा पराठा है वो तेल में डूबेगा नहीं, बस उसमें क्या होगा? तेल चारों तरफ से लग जाएगा। जो भी ब्रश के माध्यम से जैसे भी लगाते हैं तो चारों तरफ से तेल लग जाएगा और तेल, जो पराठा है तेल में डूबेगा नहीं, उस पर हर तरफ से तेल पॉलिश कर लिया जाएगा। तो वो हो गया तेल में उथली विधि पकाने की भोजन। ठीक है। तलने की गहरी विधि। गहरी विधि का मतलब है जो भी खाद्य पदार्थ उस तेल में डाला जाएगा बिल्कुल डूब जाएगा, तेल में नहा जाएगा, एकदम एकदम उसमें डुबकी लगा लेगा। तो जैसे होगी कचौरी। कचौरी क्या करेंगे हम लोग? जब उसमें डालते हैं तो कचौरी क्या हो जाती है? तेल में डुबकी लगा के बाहर निकलती है। समोसा डालेंगे तो वो उसमें डुबा के बाहर निकाला जाएगा। तो वो हो गया तेल में गहरी विधि तलने की। गहरी का मतलब वो उसको डुबा दिया जाएगा तेल में, उसके बाद नहला दिया जाएगा तेल से, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये होता है तेल में तलने की गहरी विधि। आप जानते हैं तेल में तलने की शुष्क विधि क्या होती है? तो ऐसी विधि जिसमें जो भी भोज्य पदार्थ हम तलेंगे उसमें स्वयं से तेल रिलीज होगा। जो जैसे कि मूंगफली अगर हम लोग भूनते हैं तो उसमें तेल डालते हैं? नहीं डालते हैं, क्योंकि मूंगफली में स्वयं तेल होता है। वो कुछ देर के बाद उसमें से स्वयं तेल निकलने लगता है। जैसे खोया भूना जाता है। जब खोए को भूना जाता है, खोए की सब्जी बनानी है आपको, खोया मटर की, तो जब जो खोया है वो भूनोगी तो क्या होगा? खोए में से स्वयं घी निकलने लगता है। तो ये क्या होता है? तलने की शुष्क विधि। मतलब जो भी भोज्य पदार्थ हम डालेंगे उसमें तेल नहीं डालना है, लेकिन डालने के बाद उस भोज्य पदार्थ से स्वयं तेल निकलेगा। तो ये होता है तलने की शुष्क विधि। तलने की चिकनाई के माध्यम से 3 विधियां समझ में आ गई ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। आप समझते हैं वायु के माध्यम से पकाना। आप लोगों को आवाज़ तो नहीं आ रही? बात यह है कि यहाँ पे क्या है, एक लोगों के घर में शादी है, तो अब क्या कर सकते हैं, उनके घर में जो है साउंड वाउंड बज रहा है तो आवाज़ बहुत आ रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन मानना जा सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्लास तो करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम है तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो वायु के माध्यम से पकाना। तो वायु के माध्यम से पकाने के माध्यम से क्या होता है कि जो भी भोजन होगा वो वायु के संपर्क में पकेगा। मतलब जो भोजन है वो बर्तन के अंदर नहीं रहेगा, वो खुले वातावरण में पकाया जाएगा और जो वायु है वो उसके संपर्क में रहेगी। तो वायु के माध्यम से 3 प्रकार से पकाया जाता है। भूनना समझते हैं ना, कि जब हम लोग आलू खाने का मन होता है तो क्या करते हैं, बढ़िया जो आग होती है उसमें आलू डाला जाता है, डायरेक्ट आलू को डाल के उसमें बंद कर दिया जाता है, उसके बाद आलू पक के निकल आता है थोड़ी देर में। बैंगन को भूनना, बैंगन का भरता खाया ना कभी, तो बैंगन को क्या जाता है? भूना जाता है। तो भूनने का मतलब होता है कि उस चीज़ को उसमें डाल दिया जाएगा और वो उसमें पकेगा। या फिर भूनने की 2 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होगा, उसको डायरेक्ट आग के अंदर डाल दिया जाएगा, भुना जाएगा। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, का मतलब होता है किसी बर्तन में, जैसे कि चावल भुने जाते हैं ना, जब हम लोग भुनाने जाते हैं चावल, तो चावल भूनता है जो भूनने वाला, तो वो क्या करता है, एक कढ़ाई लेता है, उसमें बालू डालता है, तब जाके उसमें चावल डालता है। तो भूनने की 2 विधियाँ होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में
डायरेक्ट जो भी भोज्य पदार्थ है उसको आग में डाल दिया जाएगा। जैसे कि आलू डाल दिया हम लोगों ने ना, उसको बंद कर दिया, वो भुन जाएगा तो बाहर निकाल लिया जाएगा। चावल भूनने की विधि क्या है, अप्रत्यक्ष, मतलब उसको डायरेक्ट आग में नहीं डालेंगे। ऊपर एक बर्तन होगा, उसके बर्तन के ऊपर भी कुछ हम लोग डालेंगे, जैसे कि नमक हो गया या बालू हो गया। उसके बाद उसमें चावल डाल लेंगे, फिर चावल भुन जाएंगे तो उनको बाहर निकाल लेंगे। तो वो हो गया अप्रत्यक्ष विधि। तो भूनना क्या होता है, मतलब डायरेक्ट आग में डालना। सेकने का मतलब होता है कि आग के संपर्क में लाया जाएगा। जैसे कि रोटी को सेका जाता है ना, तो आग में डाला नहीं जाता है, आग के साइड में रख के उसके संपर्क में ला के उसको सेका जाता है। उसके ताप, उसकी जो ताप है, उसकी जो ज्वाला है, उसके संपर्क में आके रोटी क्या होती है, पक जाती है। तो सेकना क्या होता है, आग के संपर्क में लाना। जैसे कि रोटी को पकाना, सेकना, समझ रही है ना, रोटी सेकी जाती है तो ये होता है सेकना। भट्टी तंदूर में पकाना, तो भट्टी और तंदूर में पकाया जाता है कैसे, ताप के माध्यम से। मतलब जो भट्टी है उसमें क्या होगा, जो अंगारे होते हैं, उसमें आग नहीं होती, उसमें अंगारे होते हैं, है ना। आग नहीं होती, आग का मतलब जब जलेगी बहुत तेज से। अंगारे होते हैं भट्टी या तंदूर में, और उन अंगारों पे जो होती है लोहे की जो ग्रिल्स होती हैं, जो सरिया टाइप की होती है, ग्रिल्स बना नहीं होता एक जाल टाइप का, उसको रख दिया जाता है। उस जाल के ऊपर क्या है, जो भी हमें भोज्य पदार्थ पकाना है, जैसे तंदूर पकाना है, तो उसको उसके ऊपर रख के पकाया जाता है। ये होता है भट्टी या तंदूर के माध्यम से पकाना। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो खुले वातावरण में होती है। ऐसा नहीं कि भगोने के अंदर जो है आग डाल दी, उसमें जो क्या कहते हैं कोयला डाल दिया, उसमें वो आग बन गई, और उसमें वो ग्रिल रख दिया, उसके ऊपर से भगोने का ढक्कन बंद कर दिया, तो वो उसके माध्यम से नहीं पक पाएगा। उसको वायु चाहिए, वायु के संपर्क में वो जो आग है, जो लपटें हैं ज्वाला की, जो भी ताप है वो प्रज्वलित होता रहेगा, और आपका जो भोज्य पदार्थ है वो पक जाएगा। ये हो गई भोजन पकाने की विधियाँ, समझ आ गई ना बहुत अच्छे से। अब अगला चैप्टर है रोग की अवस्था में आहार। तो रोग की अवस्था में आहार किस प्रकार का दिया जाता है, तो रोग की अवस्था में आहार दो प्रकार के दिए जाते हैं। एक होता है तरल आहार, दूसरा होता है नर्म व कोमल आहार। तरल आहार क्या होता है, जैसे कि जो बहुत ही लिक्विड टाइप का होगा, जैसे नींबू का पानी हो गया, जौ का पानी हो गया, चाय, ये क्या होगी, तरल तरल आहार हो गया। नर्म कोमल आहार कौन सा होता है, जो नरम होगा, एकदम कोमल सॉफ्ट होगा, जैसे कि दलिया, बहुत पतली दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, घुटी हुई सब्जी। नर्म आहार मतलब जिसको खाने में हमारे दांतों को बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े, वो आहार कौन सा होता है, नर्म आहार होता है। अब समझते हैं विभिन्न रोगों की अवस्था में आहार। तो कौन से रोग में कौन सा आहार दिया जाएगा और किस पोषक तत्व की अधिकता होगी, इसको भी जान लेते हैं। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा बचाओ, इसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। विभिन्न रोगों की अवस्था में आहार। तो अगर ज्वर की अवस्था में तो कैसा आहार दिया जाएगा, कैलोरी, मतलब अधिक कैलोरी युक्त आहार दिया जाएगा, प्रोटीन भी अधिक होगी, और विटामिन युक्त हल्का और सुपाच्य आहार दिया जाएगा। ताकि जो ज्वर की अवस्था में होता है, हमारे शरीर का जो ताप है वो बहुत बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, जो कैलोरी है, वो बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती। तो उस अवस्था में रोगी को क्या है, कैलोरी युक्त, प्रोटीन युक्त और विटामिन युक्त हल्का सुपाच्य आहार देना चाहिए। बहुत ही गरिष्ठ भोजन नहीं देना है। अतिसार तथा पेचिश की अवस्था में, अतिसार पेचिश की अवस्था में कैसा, नरम तरल आहार दिया जाना चाहिए। और जो भी आहार है वो क्या होना चाहिए, जैसे कि सूप, दही, मट्ठा, मांड, मतलब वो तरल होना चाहिए, क्योंकि अतिसार और पेचिश की अवस्था में व्यक्ति के शरीर से निर्जलीकरण हो जाता है, उसके शरीर से आवश्यकता से अधिक पानी निकल जाता है। तो इस अवस्था में जो भी आहार है वो नरम तथा तरल होना चाहिए। और गैस्ट्रोएंटराइटिस क्या है, एक आंतों संबंधी रोग है, मतलब इस रोग में हमारी आंतें जो हैं वो उनको क्षति हो जाती है, वो अंदर से एक तरीके से थोड़ा सा घायल टाइप की हो जाती हैं। तो इस रोग में आंत्रशोथ, मतलब आंतों में जो है वो मिर्च और मसाले युक्त आहार नहीं देना चाहिए, कोमल और सुपाच्य आहार देना चाहिए, ताकि हमारी आंतों को और ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर ऐसा मान लो आंतें क्या हो गई हैं, आंतों में छाले निकल आए, या फिर आंतें थोड़ा सा सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, तो ऐसा जब सुपाच्य आहार नहीं देंगे, मिर्च मसाले युक्त आहार देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जलन उत्पन्न हो जाएगी, और जो रोग है आंतों का वो और भी भयंकर हो जाएगा। अब समझते हैं कब्ज। कब्ज की अवस्था में कैसा आहार दिया जाता है, तो कब्ज की अवस्था में रेशेदार पदार्थों की अधिकता होती है। और कैसे भोज्य पदार्थों में होंगी, तो उसको चोकर युक्त आटे की रोटी दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं फाइबर वाली जिसमें बहुत अधिक रेशे होते हैं, फल दिया जा सकते हैं। संपूर्ण दालें का मतलब होता है छिलके युक्त दालें, संपूर्ण दाल का मतलब होता है छिलके युक्त दाल उसको दी जाएगी। और छिलके युक्त दाल कौन सी होगी, जो खड़ी दाल होती है, मतलब जो दो पार्ट में बटी नहीं होंगी, जैसे खड़ी दाल, जैसे कि जो काले मसूर की दाल होती है, तो वैसी दालें जिनमें छिलका साथ में होगा, तो ऐसी दालें फाइबर युक्त होती हैं। तो ऐसी दालें क्या होती है, कब्ज युक्त रोगी को दी जाती हैं। टाइफाइड, टाइफाइड में क्या होता है,
टाइफाइड को मियादी बुखार कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। टाइफाइड में क्या होगा, प्रोटीन युक्त आहार दिया जाएगा, वसा रहित, क्योंकि टाइफाइड आंतों संबंधी रोग होता है और इस रोग में हमारी आंतें क्या हो जाती, कमज़ोर हो जाती हैं, तो वसा बहुत भी चिकनाई वाली चीज़ें उसको नहीं देनी। हल्का सुपाच्य आहार दिया जाएगा और उस आहार में क्या होगा, जैसे कि दूध दे सकते हैं, अंडा, पनीर दे सकते हैं, फलों का रस दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग क्या दे सकते हैं, टाइफाइड के रोगी को दे सकते हैं। क्षय रोग में क्या होगा, क्षय रोग में कैलोरी प्लस प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। कैल्शियम, विटामिन ए और बी बहुत अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। वो जो मिर्च और मसाले हैं इनसे बिल्कुल परहेज होना चाहिए। मिर्च मसाले युक्त भोजन किसी भी रोग में नहीं दिया जाता है। अगर ये ऑप्शन में आए कि कोई भी रोग लिख के आ जाए उसमें मिर्च मसाले युक्त आहार दिया जाएगा तो बिल्कुल उसको कभी भी सही टिक मत करिए। कोई भी रोग हो, बुखार हो, मियादी बुखार हो, मलेरिया, लू, कुछ भी हो, उसमें मिर्च मसाले युक्त भोजन क्या है, मना कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। मलेरिया में क्या होगा, मलेरिया जब हो जाता है तो व्यक्ति को संतुलित आहार दिया जाएगा और पतला नरम सुपाच्य आहार दिया जाएगा। खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, साबूदाना हो गया, ये सब चीज़ें दी जाएंगी। अब देखते हैं लू लगने पर कैसा आहार दिया जाएगा। तो लू जब लग जाती है तो ठंडा पानी, प्याज का रस, कच्चे आम का पन्ना दिया जाता है, किसको, जो रोगी है उसको। तो ये रही आप लोगों की यूनिट जो 4 है उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली क्लास। तो अब तो आप लोगों को पूरी यूनिट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप छूटेंगे नहीं। और इसके पहले भी जो ये यूनिट है, इसकी यूनिट क्या, पूरे सिलेबस के अति लघु जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पी हैं उनकी मैराथन्स बहुत सारी पड़ी हुई हैं और पूरा जो कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो वो सब आप लोग जाके देख लीजिएगा। और ये आपकी एक कंप्लीट यूनिट 4 हो गई है। अब इस यूनिट से कुछ भी अदर चीज़ें नहीं जो आएंगी। और इसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग इसी समय। तो उबालना, भूनने, तलने, सेकने में उबालना सर्वोत्तम विधि है। तो कौन सी भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है पूछा जाता है, तो कौन सी, उबालना आएगा। प्रेशर कुकर में भोजन भाप के माध्यम से पकने के कारण जल्दी पक जाता है। और अगला है, अतः समय की बचत होती है। मतलब प्रेशर कुकर में भोजन क्यों जल्दी पक जाता है, भाप के माध्यम से, और समय की बचत होती है। इसमें पका भोजन कैसा होगा, सुपाच्य होगा एवं उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। ये भाप के माध्यम से पकाने के फायदे होते हैं। कच्ची सब्जियों को खाने से शरीर में खनिज लवण, विटामिन इत्यादि पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। दूध में कौन सा विटामिन का अभाव रहता है, विटामिन सी का रहता है। दूध को उबालने से क्या नष्ट हो जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकने से पहले पकाते समय संबंधित व्यक्ति के हाथों, इस्तेमाल होने वाले बर्तनों, उपकरणों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा भोजन संक्रमित होने की आशंका रहती है। अभी ये चीज़ हम लोगों ने अभी उसमें पढ़ी थी चैप्टर में। खाने से पहले हाथ साबुन एवं पानी से धोने चाहिए। तो ये सब क्या है, ये एडिशनल चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और बहुत बार इनसे क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चन बने हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। विटामिन के स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग है। विटामिन ए किस में मिलेगा, तो हरी पीली सब्जियां, पपीता, अंडा में विटामिन ए मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, नेत्र रोग होता है, रतौंधी होता है। दूसरा है विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है। ये कहाँ मिलेगा, मूंगफली, तिल, अंडा आदि में मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। तीसरा है विटामिन सी कहाँ मिलेगा, खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसमी, नारंगी, आंवला आदि में मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन डी का किस स्रोतों से मिलता है, तो मछली, यकृत, सूर्य की किरणों से मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स या सूखा रोग किसमें होता है, बच्चों में होता है। अगला है विटामिन ई किस में मिलेगा, पत्ते वाली सब्जियां, अंकुरित अनाजों में आपको विटामिन ए मिलता है। और इसकी कमी से क्या होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन के टमाटर, हरी सब्जियां आदि में मिलता है। और विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब जो खून है वो बहना नहीं बंद होता है। और जहाँ से खून जो भी चोट लग जाती कट जाता है तो वहाँ से खून लगातार बहता रहता है। तो विटामिन की कमी से क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और एक समझ लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा। आप समझ, एक चीज़ है जो पूछी जाती है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में, निर्जलीकरण क्या होता है। निर्जलीकरण बहुत बार पूछा गया है कि निर्जलीकरण क्या होता है, तो निर्जलीकरण को जान लेते हैं। निर्जलीकरण शरीर में पानी की कमी के कारण होता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर से निकलने वाली पानी की मात्रा पसीना, मल मूत्र के रूप में दिन भर में प्राप्त की जाने वाली पानी की मात्रा से अधिक होती है। मतलब जब हमारे शरीर से जो पानी निकल रहा है वो हमारे पीने की मात्रा जो है हमारे पानी की उससे ज़्यादा निकल जाए, 2 गुना निकल जाए। मतलब जब
क्या होगा, अतिसार हो जाए, पेचिश हो जाए, किसी को लू लग जाए, तो इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और शरीर में पानी की कमी होना ही निर्जलीकरण कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रही आप लोगों की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली क्लास कैसी लगी गाइस? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपकी सारी यूनिट कवर करा दी जाएंगी। एग्जाम के पहले मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।